पीएम नरेंद्र मोदी आज देश को 3 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात देने जा रही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी। बड़ी खबर इस वक्त की, पीएम के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को साकार करते हुए अत्याधुनिक वंदे भारत एक्सप्रेस 3 रूटों पर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों की सौगात देने वाले हैं। ये ट्रेनें उत्तर प्रदेश में मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक में मदुरै से बेंगलुरु और तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल के बीच चलेंगी। मेरठ सिटी से उत्तर प्रदेश में लखनऊ तक वंदे भारत से यात्रियों को दोनों शहरों के बीच मौजूदा सबसे तेज ट्रेन की तुलना के करीब 1 घंटे की बचत होगी। इसी तरह चेन्नई एगमोर नागरकोइल वंदे भारत ट्रेन 2 घंटे से कुछ अधिक और मदुरै बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन लगभग 1 घंटा 30 मिनट में यात्रा पूरी करेगी। ये नई वंदे भारत ट्रेन क्षेत्र के लोगों को तेज गति और आराम के साथ यात्रा करने का विश्व स्तरीय साधन प्रदान करेगी। वो 3 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में यात्रियों को बेहतर सेवाएं भी देगी। साथ ही साथ नई वंदे भारत ट्रेनें यात्रियों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करेगी, यात्रा का समय कम करेगी और पर्यटन को बढ़ावा देगी। इसके उद्घाटन के लिए 3 स्टेशनों पर बड़ा मंच बनाया गया है। इस अवसर के लिए पूरे स्टेशन को सजाया गया है। श्रुति राज इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जोड़ गई हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। श्रुति, मुझे ये बताइए कि कितने बजे पीएम नरेंद्र मोदी सौगात देंगे ये तीनों वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की? जी देखिए नीतू, आज प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तीनों वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। ये मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में ये बड़ी सौगात जो है प्रधानमंत्री देने वाले हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में मेरठ से लखनऊ, कर्नाटक में मदुरई से बेंगलुरु और तमिलनाडु में चेन्नई से नागरकोइल जाने वाले यात्रियों और पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी सुविधा जो है हो जाएगी, क्योंकि इससे बहुत जल्दी जा पाएंगे वो लोग। और जितने यात्री हैं, जो रोजमर्रा वाले आवागमन वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी भारी सुविधा होने वाली है। इसी के साथ मैं आपको रूट भी बता दूं, चेन्नई एगमोर नागरकोइल का जो रूट है वो एगमोर से ये 5 बजे ट्रेन चलेगी। इसके साथ ये तांबरम, विल्लुपुरम, तिरुचिपल्ली, डिंडीगुल, मदुरई, कोविलपट्टी, तिरुनेलवेली और नागरकोइल जंक्शन पर रुकेगी। ये ट्रेन जो है वो 1:30 बजे तक, मात्र 5 बजे सुबह में चल के और दोपहर के 1:30 बजे तक यात्रियों को उनके जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचा देगी। और फिर लौटते समय 2:30 बजे ये नागरकोइल से दोबारा निकलेगी, जिसको कि ये 11 बजे सारे यात्रियों को दोबारा चेन्नई एगमोर तक पहुँचा देगी, जो कि अंतिम स्टेशन रहेगा। इसी के साथ मैं आपको इसका किराया भी बता दूँ, क्योंकि जो एक्सपेंसेस हैं, जब भी हम कभी भी किसी रेलवे की अगर हम बात करें, तो अगर हम कभी भी रेलवे से जाते हैं तो हमेशा एक यात्री के मन में ये रहता है कि थोड़ा सा अगर उनको पैसों की या एक्सपेंसेस में थोड़ा सा कम हो जाए और उनको फाइनेंशियल सुविधा भी मिल पाए, तो चेन्नई एगमोर से नागरकोइल तक जो एक चेयर का किराया है वो इसमें 1760 रुपये है, जबकि जो एग्जीक्यूटिव चेयर का किराया है वो 3240 रुपये होगा, जिसमें कि लोगों को काफ़ी सुविधा मिल सकेगी। इसी के साथ में मदुरई बेंगलुरु कैंट जाने वाली ट्रेन जो वंदे भारत ट्रेन होगी उसका भी मैं आपको रूट बता दूं। जो मदुरई बेंगलुरु छावनी जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, उसमें 8 कोच होने वाले हैं। इसके अलावा ये सप्ताह में 6 दिन चलेगी, जिसमें से मंगलवार नहीं चलेगी। और मैं आपको बता दूं, जो इससे पहले मैंने आपको नागरकोइल वाली ट्रेन बताई थी, ये सिर्फ बुधवार को नहीं चलेगी। इसके साथ जो मदुरई वाली ट्रेन है, इसका जो रूट है वो ट्रेन मदुरई, डिंडीगुल, तिरुचिरापल्ली, करूर, नमक्कल, सेलम, कृष्णराजपुरम, बेंगलुरु कैंट स्टेशन तक जाने वाली है। और इसमें ये जो है ये सिर्फ 1 घंटे में आपको पहुंचा देगी। वहीं जब ये वापस आएगी तो ये 1:30 बजे से बेंगलुरु कैंट से रवाना होगी। रात 9:45 तक ये सारे जो यात्री हैं उनको मदुरई पहुंचा देगी वापस। तो देखिए, बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं देने वाले हैं। जो यात्री हैं उनको बहुत बड़ी सुविधा इन तीनों वंदे भारत ट्रेनों के जरिए मिल जाएगी। बिल्कुल, तो आत्मनिर्भर भारत के बढ़ते कदम को हम देख रहे हैं। 3 नई वंदे भारत
जो ट्रेनें हैं इसकी सौगात मिलने जा रही है। यूपी को, तमिलनाडु को ये सौगात मिलेगी और ऐसे में यूपी के मेरठ से लखनऊ तक होते हुए 1 घंटे में अब यात्री जो हैं बेहतर सुविधाओं के साथ इस ट्रेन के जरिए पहुंच सकेंगे। किराए की अगर बात की जाए तो अभी तक वंदे भारत के किराए को हमने देखा है जो दूसरी जगहों पर चलाया जा रहा है लगभग 1000 के ऊपर किराया रहता है। यहाँ पर किराया भी वही रहेगा या फिर कुछ और है किराया यहाँ का? जी देखिए, अगर किराया और एक्सपेंसेस की बात करें तो वो तो लगभग उतना ही रहेगा। 1500 रुपये का जो लगभग एक चेयर का जो किराया है वो यहाँ रहने वाला है। लेकिन जो सुविधा है और जो लोगों को जल्दी पहुँचाने की जो एक क्षमता है वो वंदे भारत ट्रेन में हम देख भी रहे हैं। जो पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऐसी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा चुके हैं, ऐसी सौगातें दे चुके हैं और जिससे यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा जो है मिल रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो अभी जो ये 3 ट्रेनें हैं जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात देने वाले हैं, ये भी यात्रियों के लिए बहुत शुभ होगी क्योंकि लोग बहुत जल्दी आवागमन कर पाएंगे। जितने पर्यटक हैं वो बहुत जल्दी पहुंच पाएंगे और उनको किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। श्रुति, क्या ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कितने बजे से ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा? जी बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको हरी झंडी दिखाएंगे और जो सुचारू रूप से ये ट्रेनें, जो तीनों ट्रेनें हैं वो 2 सितंबर से सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी, जो कि उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका में एक बड़ी सुविधा यात्रियों को प्रदान करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया श्रुति इस जानकारी के लिए। तो नई 3 वंदे भारत ट्रेनें जिसकी सेवाएं अब शुरू होने जा रही हैं तमिलनाडु, कर्नाटक और यूपी के लोगों के लिए, ये तीनों ट्रेनों की सौगात पीएम नरेंद्र मोदी आज हरी झंडी के जरिए देंगे। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। खबर भारत के सर्वोच्च न्यायालय को लेकर है। बड़ी खबर इस वक्त की सर्वोच्च न्यायालय का जिला न्यायपालिका का जो 6 सत्र है, इन 6 सत्रों वाला 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू होगा। इसका उद्घाटन भारत मंडपम में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जिला न्यायपालिका के 800 से ज्यादा प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। सम्मेलन के समापन अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन भाषण देंगी। बड़ी खबर इस वक्त जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन आज होने जा रहा है। 2 दिवसीय ये सम्मेलन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। समापन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी अपने भाषण से। तो सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने यह ऐलान कर दिया है कि आज वो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की जा रही है। केंद्र से मृत्यु दंड देने के लिए कानून बनाने की मांग की गई है। कोलकाता में महिला डॉक्टर से हुए रेप मर्डर मामले को लेकर बीजेपी और टीएमसी के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी के बंगाल बंद का जवाब टीएमसी बीजेपी को उसी अंदाज में देने का मन बना चुकी है। टीएमसी ने आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर ऐसे मामलों में आरोपियों को मृत्यु दंड देने के लिए कानून बनाने की मांग की है। तो टीएमसी आज पश्चिम बंगाल में धरना प्रदर्शन करने जा रही है। केंद्र से मृत्यु दंड बिल लाने की मांग कर रही है और कहा गया है कि अगर उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी तो टीएमसी आज धरना प्रदर्शन करेगी और इसीलिए टीएमसी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन की तैयारी भी कर चुके हैं। धनंजय इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनंजय, सबसे पहले तो कहा यह गया था कि इस बिल को लाने से अगर कोई रोकता है तो टीएमसी विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई देगी। आज ये धरना प्रदर्शन टीएमसी का कैसे होना है, क्या तैयारी कर रखी है, कहां से इस धरना प्रदर्शन की शुरुआत होगी पश्चिम बंगाल में?
देखिए जैसे पुराने प्रदर्शन में शुरुआत हुई थी नवन्ना से, तो इस प्रदर्शन की भी शुरुआत ही नवन्ना से ही होनी है। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि अगर ये बिल पास नहीं होता है तो वो राज्यपाल के घर के बाहर धरना देंगे, और पूरा धरना प्रदर्शन वो जब तक देंगे जब तक ये बिल जो विधेयक है पास नहीं हो जाएगा। लेकिन जो सवाल उठते हैं वो ये है, आखिर ममता बनर्जी किसके लिए प्रदर्शन कर रही हैं? सब कुछ उनके हाथ में, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, जो पूरी घटना हुई पूरी बंगाल पुलिस सुरक्षा उनके हाथ में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ममता बनर्जी का रवैया कहीं ना कहीं बहुत सवालों के घेरे में। इसके साथ ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को भी दूसरी चिट्ठी लिखी है कि रेप के बड़े कानून देश में बनने चाहिए, जैसे कि वो बंगाल में बना रही हैं। कहीं ना कहीं वो लगातार हमलावर हो रही हैं, क्योंकि वो हम देख रहे हैं पिछले 15 दिन से ममता सरकार बैकफुट पे, चाहे वो अभिषेक बनर्जी हो, चाहे वो सयानी घोष हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो। क्योंकि जब से कोलकाता कांड हुआ, चाहे सयानी घोष हो, चाहे वो टीएमसी की वो 11 मुखर सांसद क्यों ना, उनका कोई बयान नहीं आया इस दौरान। लेकिन जब ये छात्रों का प्रदर्शन हुआ, ये पूरे नवन्ना में जो पूरा घेराव किया, तो उसके बाद जो उनकी सांसद सयानी घोष का जो बयान आया कि ये तो गुंडे हैं, ये तो गुंडाई कर रहे हैं, उसके बाद छात्रों का जो प्रदर्शन था वो काफी बढ़ गया। जिसके बाद अगले दिन आरएसएस और बीजेपी ने कहा कि वो भी बंगाल बंद का ऐलान करेंगे, तो टीएमसी ने कहा कि वो भी प्रदर्शन करेंगे। तो समझ नहीं आ रहा कि जो पूरा केस शुरू हुआ था ये अब एक राजनीतिक घटनाक्रम बन गया है, क्योंकि एक मजाक सा सिलसिला हो रहा है, क्योंकि एक पीड़िता के साथ रेप हुआ और 15 दिन हो चुके हैं और उसकी अभी कोई खबर नहीं है। क्योंकि नीतू, हम देखते हैं कि एक राज्य सरकार में एक राज्य में जब ऐसा केस होता है तो मुख्यमंत्री खुद प्रदर्शन करने के लिए बाहर आती है, तो किसके लिए करती है? क्योंकि वो उस राज्य की खुद स्वास्थ्य मंत्री है, वो खुद मुख्यमंत्री है। और नीतू, इस बात का बिल्कुल देखने वाली बात है, क्योंकि एक जब राज्य में एक हॉस्पिटल की सुरक्षा सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल करता है, तो देखने वाली बात है कि राज्य में किस तरीके से सुरक्षा बल फेल है। और वहीं जब पूरा घटनाक्रम चला तो वहीं सुप्रीम कोर्ट की भी जो अहम टिप्पणी आती है कि अपने 30 साल, जस्टिस पादरीवाला की, मैंने अपने 30 साल के इतिहास में किसी राज्य की इतनी बड़ी लापरवाही नहीं देखी है। क्योंकि हमने देख रहे हैं, क्योंकि पिछले 25 से 30 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी इस केस में सिर्फ राजनीति के अलावा कुछ नहीं हो रहा। वहीं सुकांत मजूमदार जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उनका लगातार कहना है कि ममता बनर्जी इस्तीफा दें, वो अपने इस्तीफे को बचाने के लिए इस तरह काम कर रही है। वहीं लगातार अभिषेक बनर्जी जो पिछले 15 दिन से पूरे बंगाल केस में शांत थे, अब उनका भी बयान आ रहा है कि ममता बनर्जी से ही इस्तीफा क्यों? बाकी राज्यों में भी तो बलात्कार होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी होते हैं, साथ ही साथ राजस्थान में भी है, तो सिर्फ इस्तीफा बंगाल से क्यों? और ये उनका जो सवाल था कहीं ना कहीं एक वाजिब था, क्योंकि बदलापुर में नीतू हमने देखा किस तरह का 3 साल की मासूम बच्चियों के साथ हुआ। बिल्कुल, हाँ, जिस बिल को लेकर टीएमसी आज धरना प्रदर्शन कर रही है, मृत्यु दंड की सजा कैसे, बिल में किस तरह का कानून, ये टीएमसी ने बताया है क्या कि बिल में क्या कुछ होना है, कैसे सजा दी जानी चाहिए, फांसी की सजा कैसे किन आरोपियों को होनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो इस बिल को जानना हमें बहुत जरूरी है ना कि आखिर इस बिल में है क्या। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से भी बिल का भी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं है सामने आया, लेकिन जिस तरीके से इसमें 4 से 5 बातें जो सामने आई हैं वो ये है कि अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हम इसमें 50 दिन के अंदर जो पूरा ट्रायल होगा और 50 दिन के अंदर ही आरोपी को, जो हिजीनियस क्राइम होगा उसको, आरोपी को फांसी दी जाएगी। तो ये पूरा इसके सिर्फ कुछ जो बिल के अंदर जो चीज़ें हैं, 50 दिन का ट्रायल चलेगा और 50 दिन के अंदर अगर दोषी पाया जाता है तो उसको 50 दिन या 60 दिन के अंदर पूरी फांसी दी जाएगी। ये पूरा ममता सरकार बिल ला रही है। लेकिन सवाल वही लगातार है नीतू कि आखिर ममता सरकार, ये वही ममता सरकार है जो 2003-4 में संसद में जब इनका एनडीए के साथ कोलैबोरेशन था तो ये रो रही थी कि मेरे यहाँ महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है, मेरे यहाँ महिलाओं की स्थिति बद से बदतर। और आज ममता सरकार क्या कर रही है? और ये बिल अब लाने की जरूरत है। संदेश खली हुआ था तब भी ममता सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया, उससे पहले भी लगातार ऐसी बंगाल में चीजें हो रही हैं, तब नहीं हुआ। लेकिन अब क्यों ममता सरकार की आंखें खुली? तो लगातार ये चीजें हैं जो सवालों के घेरे में है। हाँ, बिल्कुल। कल जो राज्यपाल हैं वो भी दिल्ली पहुंचे थे और बातचीत उनकी अमित शाह से हुई है। आज ममता सरकार जो है वो विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में आगे क्या होता है, कब तक ये बवाल थमेगा, ये अभी कहना मुश्किल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया धनंजय इस जानकारी के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। खबर गुजरात से मिल रही है इस वक्त की। गुजरात के कच्छ के ऊपर छाए तूफान ने अपना रुख बदल लिया है। गुजरात के ऊपर मंडरा रहे चक्रवात का खतरा फिलहाल टल गया है। इससे पहले शुक्रवार को कच्छ के मांडवी इलाके में जमकर बारिश हुई और हवाएं भी चली। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि शुक्रवार को गुजरात में मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से एक गहरा दबाव कच्छ के तट पर बना और पाकिस्तान के आसपास के इलाकों में चक्रवात असना ने
ये जो है वो रुख अपना लिया है। 1976 के बाद अगस्त में अरब सागर में ये पहला चक्रवाती तूफान है। असना नाम पाकिस्तान ने दिया है। तो इस वक्त गुजरात में रेड अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि सामान्य हालात हो रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी खत्म नहीं हुई है। कहां पर ये रेड अलर्ट जारी किया गया है? मोरनी, सुरेंद्रनगर में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ पर भी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पोरबंदर में भी स्थिति यही है। राजकोट में अभी जिस तरह से अलग अलग इलाकों में पानी भरने की वजह से घर डूबते हुए दिखाई दिए थे, जूनागढ़ की स्थिति भी ऐसी है। गिर सोमनाथ में भी इसी तरह से स्थिति बनी है और अमरेली में भी कहा जा रहा है कि बारिश और बाढ़ के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भावनगर में भी यही हाल है। बोटाद को देखा जाए तो वहाँ पर भी कई घर डूब चुके हैं। कच्छ में भी बाढ़ बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। द्वारका, जामनगर में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उधर गुजरात में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। गुजरात के 27 जिले जो कि बाढ़ से प्रभावित है। 18 जिलों में हालात सबसे ज्यादा खराब है, इसीलिए रेड अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। 11 जिले बताए जा रहे हैं जहां बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 22 जिले ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं 24 नदियां। गुजरात के 6 जिलों में सेना की तैनाती की गई है। एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। राहत बचाव कार्य में लगातार ये टीमें लगी हुई हैं। तो इस वक्त गुजरात में हाल बेहाल है और गुजरात में जिस तरह से आने वाले दिनों में स्थिति बदलती हुई नहीं दिख रही है, इसी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर रखा है। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। अब प्रशासन ने बाढ़ की तबाही के बाद सफाई अभियान शुरू कर दिया है। उम्मीद यह है कि जल्द ही वडोदरा के लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट सकेगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तबाही मचाने वाले बाढ़ के बाद गुजरात के वडोदरा शहर में अधिकारियों ने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान शुरू कर दिया है। इस बड़े काम में दूसरी नगर निगमों की टीम भी शामिल हो रही हैं। शहर में सब कुछ पटरी पर लाने के लिए सफाई, हेल्थ केयर, बिजली और सड़क से जुड़े कामों को तरजीह दी जा रही है। बाढ़ की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले इलाकों में से एक सयाजीगंज के परशुराम भट्टा में शुक्रवार सुबह राहत के काम की शुरुआत हुई। 17 सफाई टीमों को काम पर लगाया गया। पानी पूरा उतर गया है, जिसकी वजह से अब जो बारिश के बाद की परेशानियां होती हैं, जैसे जो वाटर की वजह से कीचड़ हो जाता है, तो वो हो गया है। तो अभी हमारी अलग अलग जगह से, सूरत से और अहमदाबाद से टीम आई हुई है सफाई की, जो हमें हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेटली 70 सफाई कामदार लगाए हैं, जो जुम्बेश तरीके से सारी यहाँ के एरिया की सफाई करेंगे। जितना कचरा यहाँ पे बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ है, वो सारा उठा के वो कई घंटों तक काम करके इसको ठीक करेंगे। सारे मशीनें, हमारी रॉबर्ट मशीन, फिर जेसीबी, ये सारी भी आई हुई है, जिससे कि जितनी भी कीचड़ का काम है तो वो सरलता से हो जाए। જે જગ્યાએ પાણીથી મતલબ જે વરસાદ વધારે આવ્યો અને જે અફેક્ટેડ વિસ્તાર છે તે દરેક જગ્યાએ આપણે મોબાઈલ મેડિકલ ટીમ દ્વારા આરોગ્યલક્ષી સેવા પૂરી પાડીએ છીએ। આપ જોઈ રહ્યા છો આપણી પાસે બધી જ જે દવાઓ અવેલેબલ છે અને અમારા આશા બહેનો દ્વારા ઘરે ઘરે જઈને હાઉસ ટુ હાઉસ સર્વે કરવામાં આવે છે અને જે કોઈ લોકો છે કે જે કોઈ પણ બીમારીથી હોય એમને બોલાવીને અહીંયા અમે દવા પૂરી પાડીએ છીએ। વધુમાં એ લોકોને જો ક્લોરીન ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કે અત્યારે સ્વાભાવિક છે કે ભાઈ વરસાદના લીધે કદાચ પાણી ગંદુ હોય તો એમને પાણી ઉકાળીને પીવાનું એવી સલાહ આપીએ છીએ। પછી જરૂર હોય તો આપણે ઓઆરએસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, ક્લોરીનની ગોળી કે જે પાણીના શુદ્ધિકરણ માટે વપરાય છે એ પણ અમે એમને પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ। કામગીરી બહુ સરસ થઈ રહી છે। વીએમસી વડોદરાની પણ ટીમ કામ કરી રહી છે અને અત્યારે સવારથી એએમસીની ટીમ આવી ગઈ છે। બધા કોર્પોરેટરોનું બધું કામ ચાલુ રહ્યું છે, પાણી નીકળી રહ્યું છે, જેમ જેમ સફાઈનું કામ ચાલી રહ્યું છે। ખાસ કરીને હેલ્થ માટે મેડિકલ ચેકઅપનું ચાલી રહ્યું છે, સીએમઓ તરફથી આવી ગયા છે ને બધા પબ્લિક લાભ લઈ રહ્યા છે। यहाँ पे हमारा उसके साथ साथ फूड डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रहा है अलग अलग एनजीओज के मार्फत, और हम लोग खुद भी कॉरपोरेशन इन लोगों को खाना पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि इन लोगों के लिए, क्योंकि इतने दिन से इनको परेशानी हो रही, तो किचन भी इनका चालू नहीं है, तो हम ये सारे हेल्प भी इनको प्रोवाइड करें। जितना हम कर सकते हैं लोगों को जितना सरल बना सकें, क्योंकि उन लोगों को
बहुत परेशानी हुई है पानी के लेवल की वजह से, उतना हम जल्दी से जल्दी यहाँ पे सफाई करके इन लोग की बैक टू नॉर्मल लाइफ लाने का ट्राई कर। अधिकारियों के मुताबिक किसानों की सही मुआवजा दिलाने के लिए 52 टीमें फसलों के नुकसान का सर्वे कर रही हैं। उधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का चंद घंटों की बारिश ने बुरा हाल कर दिया। मूसलाधार बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया, इसमें लाल चौक भी शामिल है। ऐसे में इस बदहाली को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार रात बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया, इनमें मशहूर लाल चौक भी शामिल है। शुक्रवार सुबह लोगों को पानी भरी सड़कों पर गाड़ियां चलानी पड़ रही थी। बदहाली से लोग नाराज नजर आए। अगर यहाँ से ये दावा होता है कि स्मार्ट सिटी हमने बनाई है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स जोरों शोरों से चल रहे थे और काफी पैसा भी खर्च किया स्मार्ट सिटी पे, लेकिन आखिरकार हम देखते हैं कि फेलियर, अभी अगर देखें आप, ये टोटल फेलियर है गवर्नमेंट का, क्योंकि पानी जिस तरीके से जमा हो रहा है, आप देखिए गाड़ियां पानी में चल रही है। ये हमारी बदकिस्मती की बात है। सरकार को एक ऐसा प्रोजेक्ट करना था पहले प्लान, जिसमें प्रॉपर तरीके से पानी की, पहले जो पानी जमा होता है उसके लिए कोई वे आउट निकालना था, क्योंकि पानी जब तक जमा होगा तब तक हम किस चीज को स्मार्ट सिटी बोलेंगे। लोगों ने कहा कि श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में बेहतर सुविधाओं का वादा किया गया था। इनमें ट्रैफिक जाम, सार्वजनिक शौचालयों की कमी जैसी परेशानियां दूर करने की बात कही गई थी। सड़कों पर पानी भरने की समस्या अतीत बनने की बात कही गई थी। लोगों ने प्रशासन से इन परेशानियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने की अपील की, ताकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अपने नाम के अनुरूप हो। उधर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में नदी पर पुल न होने से गांव वालों को काफी मुश्किलें हो रही हैं। लोगों को आवाजाही करने के लिए खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे रास्ते हैं यहाँ पर, कैसे लोग इन रास्तों को पार कर रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले का सोनडाडा गांव पुल के अभाव में दुर्गम इलाकों में शुमार किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ रहने वालों को नदी पार करके आवाजाही करने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गांव के लोग जिंदगी खतरे में डालकर रस्सी ट्रॉली के भरोसे नदी को पार करते हैं, जिसे उल्टी दिशा में हाथों से खींचना पड़ता है। यही वजह है कि गांव वालों के लिए रास्ते को पार करने के लिए भयानक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कतें क्या है, यहाँ बरसात में कोई आने जाने का साधन नहीं है और क्या है, कैसे करते हो? बड़ा बड़ा लगा रखा ही है, इसी में आते जाते हैं बस। अगर एक तरफ कोई नहीं है आदमी तो दूसरी तरफ हम भी आएंगे, तो इंतजार करते हैं किसी आने जाने वाले का, कोई आएगा तब खींचेगा इसे, बस और क्या है इसमें। हाँ, और बच्चे वगैरह आपके? बच्चे ऐसे ही आते हैं, जैसे बैठे रहते हैं वहाँ, जब तक इंतजार करते हैं। फिर गांव वालों का आरोप है कि सरकार ने इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार ने लगाई थी पिछली बार 2022 में, जब आपदा आई थी यहाँ पे 22 में, यहाँ पे आपदा आई थी तो ये बना था, ये ट्राली बनी थी। उससे पहले हम लोगों की खुद की ट्राली थी, 2 बार भई चुकी हो। उसके बाद तो जब हर साल आपदा आ ही रही है, भूस्खलन हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं पानी पीने को नहीं है, कहीं चलने को रास्ते नहीं है। महिलाओं का कहना है कि नदी पार करने में उन्हें खासी परेशानी होती है, खासकर तब जब कोई बीमार पड़ जाता है तो हालात ऐसे चुनौतीपूर्ण हो जाते हैं कि जीवन या मौत की स्थिति बन जाती है। पार नहीं कर सकते, जब कोई रहे तब खींचे में तब जाते हैं, अन्य फिर ना वो कोई तब वैसे खड़े हो जाते हैं। कल नहीं देखा आपने, गए हम खाना रखे वहाँ पे रखे, आप गए तो आप लेके चल गए, फिर हमने वही गरारी में रख दिया, बस यहाँ से फोन करा तब आते हैं गरारी में खाना लेने दुकानदार, बस ना अपना खुद नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते, हमारा बस नहीं है ना रस्सी खींचने। बच्चे लोग तो जैसे स्कूल बच्चे चले जाते हैं, फिर जैसे मेरा लड़का है वो भी चले जाता है, फिर हमारा बस का नहीं है ना जाना। यहाँ बीमार हो गए बस तो चले गए थे, ट्रॉली खींचने वाला होगा तो चल जाऊँ बस, नहीं तो क्या। हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, हमारे यहाँ तो आज तक बस, और क्या करें, बस मर जाएंगे तो वो यहीं है और बच जाएंगे तो। गांव के निवासियों का आरोप है
कि कई बार वादा करने के बावजूद प्रशासन ने उनकी समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। दिक्कतें तो हर बरसात में दिक्कत ही आती है, ऐसा तो भाई नहीं की दिक्कतें ना हुए यहाँ। मैं कहता हूँ कि 60 साल की उम्र हो, 62 साल की उम्र हो चुकी है मेरे पिताजी, मेरे दादा, मेरे परदादा सब यहीं के रहने वाले थे, लेकिन अभी तक कोई यहाँ सूरत नहीं समझी, कोई मतलब विकास तो यहाँ पीछे है सब। लोगों को उम्मीद है कि गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव जल्द ही खत्म होगा। हालांकि उन्हें इस बारे में संदेह है कि ऐसा कब तक होगा, उन्हें पता नहीं। तो लाइफ टाइम्स पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।